और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, जहां पुलिस को मिली है कामयाबी। पुलिस ने व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने इस खबर की पुष्टि की। पुलिस ने अगवा व्यापारी को छुड़ा लिया है। सुबह 5 बजे व्यापारी को किडनैप किया गया था। बड़ौद के मुख्य बाजार से ये किडनैपिंग हुई थी। परिवार वालों से बदमाश 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। यूपी हरियाणा बॉर्डर से पुलिस ने व्यापारी को सकुशल छुड़ा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया कि बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इस अगवा किए गए बदमाश के परिवार वालों से बदमाश 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने व्यापारियों को 7 घंटे के अंदर ही व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ रेंज आईजी प्रवीण कुमार ने इसकी पुष्टि की है। और उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, बड़ी कामयाबी, 7 घंटे के अंदर ही बदमाशों के चंगुल से व्यापारी को छुड़ा लिया गया। जी हाँ, निश्चित तौर पर अपर्णा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बागपत के बड़ौद से जिस व्यापारी का आज सुबह तड़के अपहरण हुआ था, उसे मात्र 7 घंटे के अंदर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने इसकी पुष्टि की है और कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं, जिसमें पूरी राज फाश किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह बड़ी घटना थी, क्योंकि सुबह तड़के जब व्यापारी आदेश जैन अपनी दुकान के लिए निकले थे, तभी रास्ते में कार सवार लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था और घर पर फोन करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 7 घंटे के अंदर ही मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने इस घटना का राजफाश कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से बागपत में यह घटना हुई थी, लखनऊ तक इसकी गूंज भी सुनाई दी। स्वयं मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले रहे थे और आखिरकार 7 घंटे के अंदर रटौल के जंगलों में इस व्यापारी को छोड़ करके बदमाश भागे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। कुछ ही देर में मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा राजफाश करेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज मिलने की भी सूचना आ रही है। ऐसी भी सूचना आ रही है कि कार सवार बदमाश जब व्यापारी का पीछा कर रहे थे तो बदमाश सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। बड़ौद में यह पूरी घटना हुई है और खेकला के क्षेत्र में व्यापारी को सकुशल बरामद किया गया है। निश्चित तौर पर बड़ी खबर थी बागपत के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हुए थे, स्पेशल ऑपरेशन टीम इस पूरे मामले को लेकर के जुटी और मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने इस पूरी घटना को लीड किया और लगातार कई टीमें लगाई, 8 से 10 टीमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर लखनऊ में भी बागपत में हुई इस घटना की गूंज सुनाई दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां लगे कैमरे में कैद हुई थी। व्यापारी को सरे रहा यहां बदमाशों ने किडनैप किया तड़की सुबह और 7 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसका खुलासा किया है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। सत्ता के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। यूपी में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान जारी है। सभी दलों ने मैदान में ताल ठोकी हुई है। सीएम योगी चुनावी रैलियां करके आगाज कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी के मंत्री प्रभारी 7 सीटों पर प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी के किले में सेंधमारी का मौका छोड़ना नहीं चाहता। 7 सीटों को जहां विपक्षी नेता जीतने का दम भर रहे हैं, पर सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी को भी सेंधमारी का मौका देना नहीं चाहती। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी दलों के योद्धाओं ने अपनी तैयारी कर ली है और प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। आज बात उन्नाव की बांगरमऊ सीट की हम करने जा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर एसपी और बीएसपी में आमने सामने की टक्कर होती रही है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के कारण खाली हुई है। यह सीट बरकरार रखना बीजेपी के लिए चुनौती है। आइए बांगरमऊ सीट के समीकरणों के साथ साथ जाति के फैक्टर को समझते हैं कि आखिर इस उपचुनाव में कौन से समीकरण चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।
ये उपचुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, लिहाजा सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सहजता रद्द होने की वजह से हो रहा है। 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 50 साल बाद 2017 के चुनाव में कुलदीप सिंह सेंगर ने यह सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। इससे पहले साल 2007 में समाजवादी पार्टी से कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। वहीं इस सीट पर सपा, बीएसपी और कांग्रेस भी पूर्व में चुनाव जीत चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस सीट पर आधी आबादी यानी महिला प्रत्याशी की जीत दर्ज नहीं हुई है। वहीं इस सीट पर मुस्लिम और ओबीसी मतदाता ज्यादा हैं, जो प्रत्याशी की किस्मत तय करते हैं। जनता के मुद्दे और चुनावी समीकरण। उन्नाव की बांगरमऊ सीट का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ की जनता ने किसी प्रत्याशी और किसी पार्टी को अपने सिर पर नहीं बैठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि हर विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ ही विधायक बदलते रहे। कभी सत्ताधारी पार्टी का विधायक रहा तो कभी विपक्षी, लेकिन समय के साथ सीट की स्थितियां बदलती गईं। बांगरमऊ सीट पर जनता के अपने मुद्दे हैं। कोई टूटी सड़क से परेशान है तो कोई बिजली पानी के लिए। किसान अन्ना, जानवरों और फसल का सही मूल्य नहीं मिलने से परेशान है। वहीं बेरोजगार युवा भी अपना दर्द बयां कर रहे हैं और नौकरी की मांग कर रहे हैं। संविदा शिक्षक चुनाव में इसी को अपना मुद्दा मान रहे हैं, जबकि क्राइम रेट को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। वहीं मौजूदा सरकार के कामों और विकास कार्यों से भी लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बांगरमऊ सीट पर पार्टी प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी पूर्व प्रत्याशी आरती वाजपेयी पर तीसरी बार भरोसा जताया है। आरती वाजपेयी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री रह चुके गोपीनाथ दीक्षित की पुत्री हैं। आरती वाजपेयी पहले से ही डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने अपने पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश पाल तो बसपा से महेश पाल ताल ठोक रहे हैं। बांगरमऊ विधानसभा सीट का इतिहास। 1967 में ही जनसंघ ने यह सीट जीती थी, लेकिन बीजेपी को इसे जीतने में 50 साल लग गए। और किस्मत देखिए कि 2017 में मिली पहली जीत को बीजेपी पूरे 5 साल भी संभाल नहीं पाई। इस सीट का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यह सीट ऐसी रही है जहां हमेशा राजनीति बदलती रही है। यहाँ की जनता ने न तो किसी कैंडिडेट को और न ही किसी पार्टी को अपने सिर पर बैठाया है। अमूमन हर चुनाव में ताज बदलता रहा। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि इस हल्के में कुलदीप सिंह सेंगर एक बड़े राजनीतिक शक्ति रहे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा है। फिर भी इस सीट के वोटरों ने सभी पार्टियों को सेवा का मौका दिया है। 1962 से अब तक कांग्रेस 5 बार, सपा 3 बार, बसपा 2 बार और भाजपा 1 बार इस सीट से विजयी रही है। बीच में दूसरी पार्टियां जैसे जनता दल, जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल को भी मौका मिला। लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा और बसपा में ही आमने सामने की टक्कर होती रही है। लेकिन सेंगर ने 2017 के चुनाव में बीजेपी से लड़कर पार्टी को पहली बार जीत दिलाई थी। आबादी के हिसाब से बांगरमऊ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या लगभग 3,38,903 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,86,000 हैं और महिला मतदाता 1,53,800 हैं। थर्ड जेंडर के रूप में 30 मतदाताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1962 में पहली बार बनी ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी। तब कांग्रेस के सेवाराम एमएलए चुने गए थे। 1993 में सपा के अशोक कुमार सिंह बेबी, 1996 में बसपा के रामशंकर पाल, 2002 में बसपा के रामशंकर पाल फिर जीते और 2007 में सपा के कुलदीप सिंह सेंगर, 2012 में सपा के बदलू खान और 2017 में बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर जीत हासिल किए। बीजेपी का तो कोई एक भी काम इस जनपद में, मैं इस जनपद की बात कर रहा हूँ, एक भी काम बीजेपी का छोटा से छोटा कोई काम नहीं किया 5 वर्ष। खाली झूठे वादे और कोई विकास का कोई काम नहीं किया। जितना भी उन्नाव में विकास है या बांगरमऊ में विकास है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की देन है। से जुड़ी हुई अगर कोई धरती है तो हमारी बांगरमऊ और उन्नाव की धरती है। इसलिए यहाँ के वीर सपूत हमेशा राष्ट्रभक्त हैं और कोई भी राष्ट्रभक्त होगा तो कमल के सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। मतदाताओं के जातिगत आंकड़े। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता लगभग 58,000 हैं, पाल मतदाता 38,000, कुरील 34,000, लोधे निषाद 32,000, पासी 26,000, काछी 24,000, ब्राह्मण 22,000, यादव 20,000,
ठाकुर 17,000। वहाँ की व्यवस्थाएं आज भी वैसी की ही वैसी हैं और हर जो भी वहाँ पे बनता है राजनीति में वहाँ पे विकास के नाम पे इतना नहीं हो पा रहा है। विधायक जो कुलदीप जी थे वो अब किन कारणों से जेल में सबके सामने है, लेकिन विकास तो अधूरा रहा जिसको पूरा करने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और ईश्वर ने चाहा और जनता के आशीर्वाद से यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इन 1 सालों में या 1.5 साल जो समय बचा है, मुझे लगता है जितने भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा करने का कार्य करेगी। विधायक की अनुपस्थिति में सरकार ने काफी हद तक ऐसे कार्य किए हैं जो जनहित में रहे हों। अभी माननीय योगी जी आए थे। अब ऐसे में सभी दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों ने चुनावी दंगल में ताल ठोक दी है। फैसला जनता को करना है। उन्नाव में सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। ऐसे में किसी भी प्रत्याशी के लिए ये सीट जीत पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो मुस्लिम वोट और जो पिछड़ा वर्ग का वोट है उसको लेकर है। जो इन वोटों से को अपने पक्ष में कर लेगा, जीत उसी की होनी है, जिसको लेकर यहाँ सियासी जुगत जागती है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता ने यहाँ पर किसको चुना, जब 10 तारीख को यहाँ परिणाम सामने आएंगे। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। यूपी में 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। साथ ही विवादित बयान भी अब सामने आने लगे हैं। बांगरमऊ में एक नुक्कड़ सभा में मंच से भाषण देते हुए बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान की एंट्री करा दी। उन्होंने कहा कि गांव में आबादी के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि हमारे धैर्य और शालीनता की परीक्षा ना ली जाए। साक्षी महाराज के शमशान और कब्रिस्तान पर दिए विवादित बयान पर समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और साक्षी महाराज नफरत की राजनीति करते हैं। महिला अत्याचार, बेरोजगारी और कोरोना से मौतों पर ये लोग बात क्यों नहीं करते? अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं, घोर अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। चुनाव आया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति करनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है, चाहे हाथरस की बाराबंकी की घटना हो, चाहे लखीमपुर की हो, उन्नाव की हो, लखनऊ की हो। महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना से लोगों की मौतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ युवा परेशान है। उसके बारे में साक्षी महाराज बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया नहीं 3.5 साल में। बीजेपी ने यहाँ नफरत की राजनीति की है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। इसलिए इस आने वाले उपचुनाव में नफरत की राजनीति जो साक्षी महाराज कर रहे हैं हारेगी। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और अब तो यहाँ पर बयानवीर भी सामने आ गए हैं और शमशान और कब्रिस्तान की एंट्री भी हो गई है। देखिए, अपना मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर चुनाव आने से पहले नेता कहीं ना कहीं अपनी एक स्क्रिप्ट लिख के तैयार रखते हैं कि ऐसा कौन सा भाषण देना जिससे लोग उनकी तरफ डाइवर्ट हों, जो एक माइलेज गेन करने का पॉइंट ऑफ बने, ताकि उस चर्चा का विषय बने। ऐसे ही तमाम नेता इस चुनाव के दौरान या उपचुनाव में भाषण दे रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज का मामला नहीं है। और आज कांग्रेस के एक लीडर ने भी कानपुर की एक सभा में ऐसे ही कुछ बात की कि विकास की गंगा बहेगी, जबकि कांग्रेस शायद ये बात भूल चुकी है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ICU जैसी हालत है। जिस तरह आदमी अस्पताल में ICU पड़ा, ICU से वार्ड शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम कानपुर की अब घाटमपुर की बात की जाए तो कानपुर की घाटमपुर की सीट सबसे हॉट सीट पूरे 7 सीट पे मानी जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब साख यहां लगी है, क्योंकि 2012 में जब इंद्रजीत कोरी यहां से विधायक हुए थे तो उन्होंने जब उनके टक्कर में 2017 में कमला रानी वरुण ने चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत को हासिल करा। निश्चित तौर पर बीजेपी की लहर थी और 3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता हर
चौराहों पर, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, सोशल मीडिया और कर। अब नेताओं के आने का भी सिलसिला चालू हो चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, बसपा की, कांग्रेस की या सपा की। अब कल मुख्यमंत्री कानपुर के घाटमपुर में सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यहाँ डाइवर्जन ऑफ वोट है, क्योंकि कास्टिज्म की सबसे बड़ी राजनीति अगर देखी जाए तो घाटमपुर की देखी जाती है। उन्नाव से अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। अनुज, कुलदीप सेंगर की दबंगई या यूं कहे कि इस सीट पर किस तरह से वो काबिज रहे वो हम सब जानते हैं, और अब विधायकी रद्द होने के बाद जो बदले हुए समीकरण है, क्या कह रहे हैं, क्या यहाँ पर दिख रहा है? देखिए, जनता अभी दबे मन से जरूर बात कर रही है, ऑन कैमरा कुछ भी बात नहीं करना चाहती, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बसपा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो इस पर पूरा जोर आजमाइश कर रही है। भाजपा ने दांव खेला है, इसके लिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ जनसभा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देंगे। बांगरमऊ के शांति मिल एरिया मैदान में ये जनसभा होनी है, जिसको लेकर यहाँ तैयारियां की जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले हम मैदान में गए थे, जहाँ पर जो विधायक हैं जिले के, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो सुरक्षा को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तैयारियां हर स्तर पर यहाँ जोरों पर चल रही है, हर कोई अपनी अपनी सियासी कसरत में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया अनुज आपका, और अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल लगातार जो यहाँ पर हलचलें तेज हो रही है हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।